दोस्तों, आइए सुनते हैं पथ के दावेदार का आगे का भाग। शशि, एक दिन तुमको भी मैंने ये काम करने का निषेध किया था, याद है? अपने विरुद्ध होने, अपना दुर्नाम घोषित करने में एक निरपेक्ष स्पष्टवादिता का दम्भ है। एक तरह की सस्ती ख्याति भी एक मुंह से दूसरे मुंह तक फैलती चली जाती है। लेकिन ये केवल गलत बात नहीं, झूठ भी है। उन लोगों का हित करना चाहते हो तो जाकर करो, लेकिन एक के विरुद्ध दूसरे को उत्तेजित करके नहीं, दूसरों पर कलंक लगाकर नहीं, विश्व के सामने उसको हास्यास्पद बनाकर नहीं। हो सकता है वो दिन आ पहुंचे, लेकिन अभी तो उसमें देर है। सभी चुप रहे। भारती ने धीरे धीरे कहा, तुम ख्याल मत करना भैया, मैं हमेशा से देख रही हूं, गांव के प्रति तुम्हारी सहानुभूति कम है। तुम्हारी नजर केवल शहरों पर ही टिकी रहती है। किसान के प्रति तुम सहृदय नहीं हो। तुम्हारी आंखें केवल कारखानों के मजदूरों पर लगी रहती हैं। इसलिए तुमने पद के दावेदार की इन्हीं लोगों के बीच स्थापना की थी। वो ही लोग तुम्हारी आशा हैं, वो ही तुम्हारे अपने हैं। झूठी बात तो नहीं है? डॉक्टर ने कहा। झूठ नहीं है बहन, बिल्कुल सच है। कई बार तो मैं तुमसे कह चुका हूं, पद के दावेदार किसानों के हितकारिणी संस्था नहीं है, वो मेरी स्वाधीनता प्राप्त करने का अस्त्र है। मजदूर और किसान एक नहीं है भारती। इसलिए तुम मुझे मजदूरों के बीच कारखानों के बैरक में पाओगी, लेकिन मुझे गांव में किसानों के झोपड़ी में नहीं पाओगी। लेकिन बातों ही बातों में पड़ी रहकर अपना श्रेष्ठ कर्तव्य मत भूल जाना बहन। फिर स्टोव की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बोले, देशोद्धार तो 2 दिन बाद होने पर सह लिया जाएगा, लेकिन तैयार खिचड़ी जल गई तो ये दुख सहन नहीं होगा। भारती झटपट दौड़ती हुई गई और हांडी का ढक्कन हटाकर देख लेने के बाद हंसती हुई बोली, डरने की बात नहीं है भैया, आज रात का तुम्हारा खिचड़ी भोग मारा नहीं जाएगा। लेकिन देर कितनी है? बस 15 मिनट। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? डॉक्टर ने हंसकर कहा, आज तुम लोगों से विदा लेने आया हूं, बात चाहे जैसी ही क्यों न हो। उनके हंसते हुए चेहरे को देखकर किसी को विश्वास नहीं हुआ। बाहर आंधी पानी का ठिकाना नहीं था। भारती ने पल भर के लिए खिड़की खोलकर निरीक्षण करने के बाद लौटकर कहा, बाप रे बाप, आज तो शायद पृथ्वी पलट जाएगी। विदा लेने का समय अच्छा है भैया। तभी उसे दूसरी बात याद आ गई। बोली, लेकिन आज तुम्हें उसी छोटे कमरे में सोना पड़ेगा। अपने हाथ से बहुत ही सुंदर ढंग से बिछौना बिछा दूंगी, क्या कहते हो? ये कहकर वो अंतर के प्रगाढ़ आनंद से झूमती रसोई के काम में लग गई। भोजन तैयार होने पर डॉक्टर ने कहा, भारती, आज हम लोग सभी एक साथ भोजन करेंगे। भारती बोली, ऐसा ही होगा भैया, हम सब एक साथ ही खाएंगे। डॉक्टर ने कहा, लेकिन भूखे अपूर्व बाबू नजर लगाकर कहीं हमारे हाजमे में गड़बड़ी पैदा ना कर दें, ये भी उससे कह दो। अपूर्व हंस पड़ा। भारती हंसने लगी। बोला, इसका भय हम लोगों को तो हो सकता है, लेकिन तुम्हारे हाजमे में गड़बड़ी कौन कर सकता है भैया? उस आग में पहाड़ भी पीस कर डाल दी जाए तो भस्म हो जाएंगे, जैसा खाना खाते मैंने देखा है। ये कहकर उस दिन का उनका भोजन याद करके मन ही मन सिहर उठी। खाना आरंभ हो गया। अन्य व्यंजन की प्रशंसा और हंसी मजाक से कमरे का वातावरण पल भर में बदल गया। जब खाना पीना बहुत अच्छे वातावरण में चल रहा था, सहसा अपूर्व ने रस भंग कर डाला। उसने कहा, 2 दिन पहले समाचार पत्र में एक शुभ समाचार पढ़ा था डॉक्टर। अगर वो सत्य हो तो आपका विप्लव का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। भारत सरकार ने अपने शासन तंत्र में अमूल्य सुधार करने का वचन दिया है। शशि ने तुरंत उत्तर दिया, झूठी बात है, धोखा है। भारती को इस बात पर सही ढंग से विश्वास हो गया हो, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उसने उद्वेग के साथ कहा, नहीं, इसमें छल नहीं हो सकता शशि बाबू। जो लोग लगभग आधी शताब्दी से, नहीं भैया, तुम हंस ना सकोगे, ये मैं कह देती हूं, उनके अथक आंदोलन का क्या कोई फल नहीं होगा, यही सोचते हो? विदेशी शासक होने पर भी तो वो लोग आदमी ही हैं। धर्म ज्ञान और नैतिक बुद्धि उनमें लौट आना असंभव तो नहीं? शशि ने कहा, संभव है, झूठी बात नहीं है। अपूर्व बोला, बहुत से लोगों का यही संदेह है। भारती बोली, उनका संदेह झूठा है। भगवान क्या नहीं है, और शासन पद्धति का परिवर्तन तथा अत्याचार का सुधार, ये सब अगर सचमुच हो जाए तो क्रांति का आयोजन और विद्रोह की सृष्टि, ये सभी एक दिन अर्थहीन हो जाएंगे भैया। शशि ने कहा, अवश्य। अपूर्व बोला, निसंदेह।
भारती ने डॉक्टर के चेहरे की ओर देखकर कहा, भैया तब तुम अपनी वो भयंकर मूर्ति छोड़कर फिर शांत मूर्ति धारण कर लोगे ना? बताओ। डॉक्टर घड़ी की ओर देखकर मन ही मन हिसाब लगाकर जैसे अपने आप से बोले, अब अधिक देर नहीं है। इसके बाद भारती को संबोधित करके अत्यंत स्निग्ध स्वर में बोले, भारती, मेरी ये भयंकर मूर्ति है, ये तो मैं स्वयं ही नहीं जानता। सिर्फ यही जानता हूं कि इस जीवन में मेरे इस रूप में अब परिवर्तन नहीं होगा। और तुम्हारे आदरणीय नेताओं को भय नहीं है बहन। आज उनको लेकर मजाक करके मन बहलाने का मेरे पास समय नहीं है, और न मन की अवस्था ही इसके अनुकूल है। विदेशी शासन का सुधार क्या है? जी जान से किए गए आंदोलनों का वो एक क्या फल देना चाहते हैं? उसमें कितना असली और कितना नकली है? कितना मिल जाने के बाद शशि की समझ के अनुसार धोखेबाजी नहीं होगी और सम्माननीय नेताओं का रोना बंद हो जाएगा? ये सब कुछ भी मैं नहीं जानता। विदेशी सरकार के विरुद्ध आंखें लाल करके जब वे उच्च स्वर में प्रचार करके कहते हैं, हम लोग अब सोए हुए नहीं हैं, जाग गए हैं, हमारे आत्मसम्मान को भारी धक्का लगा है, या तो हमारी बात सुनो, नहीं तो हम वंदे मातरम की सौगंध खाकर कहते हैं कि तुम लोगों की अधीनता में हम लोग स्वाधीन होंगे, अवश्य होंगे। देखें किसमें शक्ति है कि इसमें रुकावट डाले। ये कैसी प्रार्थना है और इसका स्वरूप क्या है? ये बात समझ पाना मेरी बुद्धि के बाहर की बात है। मैं केवल इतना ही जानता हूं कि उनके इस मांगने और पाने के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। कुछ देर रुक कर बोले, सुधार का अर्थ मरम्मत है, परिवर्तन नहीं। भारी बोझ के कारण जो अपराध आज मनुष्य के लिए असहनीय हो उठा है, उसे ही सहनीय बना देता है। जो यंत्र बिगड़ रहा है, मरम्मत करके उसे अच्छी तरह चालू कर देने का जो कौशल है, शायद उसी का नाम शासन सुधार है। एक दिन के लिए भी मैंने इस धोखेबाजी की इच्छा नहीं की। एक दिन के लिए भी मैंने ये नहीं कहा कि कारागार की चौड़ाई कुछ और बड़ी करके हमें कृतार्थ करो। भारती, मेरी कामना में स्वयं को छलने के लिए अवसर नहीं है। हमारी समस्या की सिद्धि के लिए दो ही मार्ग खुले हैं, एक मृत्यु और दूसरी भारत की स्वाधीनता। उनकी बातों में नई बात कुछ भी नहीं थी। फिर भी मृत्यु और इस भयंकर संकल्प का पुनः उल्लेख होने से भारती के हृदय में आंसू उमड़ के आंखों में छलक उठे। बोली, लेकिन अकेले क्या करोगे भैया? सभी तो तुम्हें छोड़कर दूर हटते जा रहे हैं। डॉक्टर बोले, जाने दो, मेरे देवता तो धोखा नहीं दे सकते। भारती के मुंह पर यह बात आ गई कि संसार में सभी धोखेबाज नहीं होते भैया। हृदय पत्थर न हो गया होता तो तुम इस बात को समझ जाते। लेकिन उसने ये बात कही नहीं। भोजन समाप्त कर हाथ मुंह धोकर डॉक्टर कुर्सी पर जा बैठे। किसी ने नहीं देखा कि उनकी आंखों की दृष्टि किसी की बड़ी उत्कंठा से प्रतीक्षा करते करते धीरे धीरे विक्षुब्ध होती जा रही है, और उनका एक कान बहुत देर से सदर दरवाजे पर सतर्क होकर लगा हुआ है। ये कोई भी नहीं जानता था। सड़क के किनारे किसी तरह की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसकी किसी ने परवाह नहीं की। लेकिन डॉक्टर चौंक कर उठ खड़े हुए। उन्होंने पूछा, नीचे अपूर्व का नौकर है ना? वो जाग रहा है। ए हनुमंत, जरा दरवाजा खोल दे। कहाँ? किसके लिए? कैसा बिछौना बिछाया जाएगा? भारती सुमित्रा से यही पूछ रही थी। उसने आश्चर्य से मुंह फेर कर पूछा, किसके लिए भैया? कौन आए हैं? डॉक्टर ने कहा, हीरा सिंह है, तभी से उसी की बाट देख रहा हूं। बताओ कवि, कुछ अंशों में काव्य सा सुनाई दिया ना? कहकर वो हंस पड़े। भारती बोली, इस दुर्दिन में अकेले तुम्हारे काव्य की ज्वाला से ही हम लोग संत्रस्त हो रहे हैं। फिर ये भग्नदूत किस लिए? शशि ने कहा, भग्नदूत तुच्छ नहीं है भारती। वो न होता तो इतने बड़े मेघनाथ वध काव्य की रचना ही नहीं होती। देखूं ये किस काव्य की रचना करते हैं? ये कहकर भारती ने झांक कर देखा। अपूर्व के नौकर के द्वार खोल देने पर जिस व्यक्ति ने प्रवेश किया वो सचमुच ही हीरा सिंह है। पल भर बाद उसने ऊपर आकर सबका अभिवादन किया और हाथ जोड़कर सव्यसाची को प्रणाम किया। वो वही सुपरिचित सरकारी वर्दे पहने हुए था, सरकारी चपरासी, सरकारी साफा, कमर में तार प्यून वाला चमड़े का बैग। ये सभी भीग कर भारी हो गए थे। उसकी भारी दाढ़ी मूछों से पानी झड़ रहा था। बाएं हाथ से उसे निचोड़कर अपने को हल्का करके बोला, रेडी? डॉक्टर बोले, थैंक यू सरदार जी। कब आए?
जस्ट नाउ कहकर एक बार फिर सबका अभिवादन करके नीचे जा ही रहा था कि एक साथ पूछ बैठे, क्या हुआ सरदार जी? जस्ट नाउ क्या? लेकिन अपना कर्तव्य पालन करके हीरा सिंह चुपचाप बाहर चला गया। इन लोगों का कौतूहल मिटाने के लिए डॉक्टर ने जो कुछ कहा वो संक्षेप में इस प्रकार है। हानि और अनिष्ट कितना हुआ है इससे इसका अनुमान लगा पाना कठिन है। शायद काफी हुआ है, लेकिन कितना ही क्यों न हो, दो काम उनको करने ही पड़ेंगे। उनके जमैका क्लब का जो अंश सिंगापुर में है उसे बचाना ही पड़ेगा, और जहां भी हो, जिस प्रकार भी हो, ब्रजेंद्र को खोज निकालना पड़ेगा। नदी के दक्षिण में सीरियम के पास एक चीनी जहाज माल लाद कर अपने देश को जा रहा है। कल तड़के ही रवाना होगा। उसी में किसी प्रकार एक स्थान मिल गया है। हीरा सिंह यही समाचार दे गया है। ये सुनकर सुमित्रा का चेहरा फीका पड़ गया। संभव है ब्रजेंद्र इस समय सिंगापुर में हो, और जो व्यक्ति उसका पता लगाने गया है उससे उसे परित्राण नहीं मिल सकता। उस समय विश्वासघात पर अंतिम विचार करने का समय आएगा। इसका दंड क्या होगा, ये बात दल के किसी भी व्यक्ति से छिपी नहीं है। सुमित्रा भी जानती है ब्रजेंद्र उसका कोई भी नहीं है, और अगर उसने अपराध कर ही डाला है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन जिस कारण से सुमित्रा ऐसी हो गई वो ब्रजेंद्र के दंड की बात याद करके नहीं, बल्कि ये कि ब्रजेंद्र कीड़ा पतंगा नहीं है। ये आत्मरक्षा करना जानता है। उसकी जेब में केवल पिस्तौल ही छिपी नहीं रहती। उसके समान धूर्त युक्ति और उपाय से चलने वाला अत्यंत सावधान व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है। उससे भारी गलती ये हो गई कि वो जाने से पहले इस बात पर निश्चिंत रूप से विश्वास करके गया है कि डॉक्टर पैदल के रास्ते वर्मा छोड़कर चले गए हैं। अब किसी प्रकार अगर उसे डॉक्टर का पता मालूम हो गया तो उसके तुड़ीर में हत्या करने के जितने भी अस्त्र होंगे उनका प्रयोग करने में वो पल भर के लिए भी नहीं हिचकेगा। हीरा सिंह के शांत और मृदु दो शब्द नाव और रेडी उन सबके कानों में 1000 गुना भीषण होकर हजारों ओर से आघात प्रतिघात करने लगे। भारती को लगा हीरा सिंह मृत्यु दूत की तरह आकर एक पल में ही सब कुछ नष्ट करके चला गया। शशि बोला, सब कुछ खाली सा होता जा रहा है डॉक्टर। बात सीधी सी थी, लेकिन सभी की छाती पर उसने चोट की। शशि बोला, हंसिए या चाहे जो भी कीजिए, ये बात सच्ची है। आप पास नहीं हैं। इसका ध्यान आते ही लगता है जैसे सब खाली हो गया। लेकिन मैं आपके आदेश के अनुसार ही चलूंगा। जैसे जैसे शराब नहीं पीऊंगा, राजनीति में नहीं पढ़ूंगा, भारती के पास रहूंगा और कविताएं लिखूंगा। डॉक्टर ने भारती की ओर एक बार देखा, लेकिन देख न सके। मजाक में पूछा, किसानों के लिए कविता नहीं लिखोगे कभी? शशि बोला, नहीं, अपनी कविता वो स्वयं लिख सकें तो लिखें, मैं नहीं लिखूंगा। आपकी इस बात पर मैंने बहुत विचार किया है, और वो उपदेश भी कभी नहीं भूलूंगा कि आदर्श के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया जा सकता है। केवल भद्र संतान अशिक्षित कृषक ये नहीं कर सकते। मैं उन्हीं लोगों का कवि बनूंगा। डॉक्टर बोले, वही बन जाना, लेकिन ये अंतिम बात नहीं है कवि। मानव की गति यहीं पर निश्चल नहीं रह जाएगी। किसानों के दिन भी एक दिन लौटेंगे। तब उन्हीं लोगों के हाथों में राष्ट्र के कल्याण अकल्याण का भार सौंप देना पड़ेगा। शशि बोले, आ जाए वो दिन, तब स्वच्छंद शांत चित्त से सारा उत्तरदायित्व उन्हीं के हाथों में सौंप कर हम लोग छुट्टी ले लेंगे। लेकिन आज नहीं। आज आत्म बलिदान का भारी बोझ वो लोग ढो नहीं पाएंगे। डॉक्टर उठकर आए और उसके कंधों पर दायां हाथ रखकर चुप खड़े हो गए। इतनी देर तक अपूर्व चुपचाप बैठा सुन रहा था। इन लोगों की बातचीत में उसने एक भी बात नहीं कही थी, लेकिन शशि के अंतिम शब्द उसे बुरे लगे। जिन किसानों के हित के लिए उसने अपना जीवन समर्पित करने का निश्चय किया था, उनके विरुद्ध ये सब बातें सुनकर क्षुब्ध और असंतुष्ट हो उठा और कहने लगा, शराब पीना बुरा है, बहुत अच्छा हो अगर ये उसे छोड़ दें। काव्य चर्चा अच्छी है, उसे ही करें, लेकिन कृषि प्रधान भारतवर्ष का कृषक समुदाय इतना तुच्छ और इतनी अवहेलना की वस्तु है क्या? और वो लोग ही अगर खड़े ना हो सके तो आपका विप्लव ही कौन करेगा? और करेगा भी क्यों? और पॉलिटिक्स? मैं ठीक ही कह रहा हूं डॉक्टर।
किसानों के कल्याण के लिए मैं संन्यास व्रत धारण न करता तो आज स्वदेश की राजनीति ही मेरे जीवन का एकमात्र कर्तव्य हो जाता। डॉक्टर थोड़ी देर तक उसके मुंह की ओर ताकते रहे। सहसा प्रसन्न हास्य से उनका चेहरा चमक उठा। बोले, तन और मन से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा सदुद्देश्य सफल हो। राजनीतिक क्षेत्र भी उपेक्षा की वस्तु नहीं है। देश और 10 आदमियों के कल्याण के लिए ही अगर तुमने वैराग्य ग्रहण किया है तो तुम्हारा किसी से विरोध नहीं होगा, लेकिन सभी लोग सभी कार्यों के योग्य नहीं होते। अपूर्व ने स्वीकार करके कहा, मुझसे अधिक ये शिक्षा और किसे मिली है डॉक्टर? आप दया न करते तो बहुत दिन पहले ही इस भ्रम का चरम दंड मुझे मिल गया होता। ये कहकर पुरानी याद के आघात से ही उसके सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। शशि इस घटना को नहीं जानता था। उसे बताने की आवश्यकता भी किसी ने अनुभव नहीं की। अपूर्व की बात को उसने विचलित विनय और श्रद्धा भक्ति के प्रदर्शन के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझा। बोला, भ्रम तो बहुतेरे ही करते हैं, लेकिन उनका दंड भोगा करती है अपनी जन्मभूमि। मैं सोचता हूं कि डॉक्टर, कि आपसे अधिकर योग्य व्यक्ति और कौन होगा? किसमें इतना ज्ञान है? जाति और देश कोई भी विषय हो, राजनीति की समझ किसे है इतनी? किसको इतनी व्यथा है? फिर भी ये किसी काम नहीं आया। चीन का आयोजन नष्ट हो गया, पेनांग तो चला ही गया, बर्मा का कुछ भी नहीं रहा, सिंगापुर का भी चला जाएगा, निश्चय ही है। सारांश ये है कि आपके इतने दिनों के सभी प्रयास नष्ट हो जाने वाले हैं। केवल प्राण ही शेष है। वो किसी दिन चले जाएंगे, इसका ठिकाना नहीं। डॉक्टर मुस्कुराकर हंस पड़े। शशि ने कहा, हंसिए या चाहे जो भी कीजिए, ये मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं। डॉक्टर ने पूछा, दिव्य दृष्टि से तुम और कुछ नहीं देख पाते कवि? शशि ने कहा, वो भी देख पाता हूं। इसलिए तो आपको देखते ही तत्काल मालूम हो जाता है कि बिना उपद्रव शांतिपूर्ण पथ में अगर हम लोगों के जीवन पथ का दरवाजा सुई की नोक भर भी खुला रहता। अपूर्व बोल पड़ा, वाह, एक ही साथ 2 परस्पर विरोधी बातें। सुमित्रा ने हंसी छिपाने के लिए अपना मुंह फेर लिया। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, इसका कारण यह है अपूर्व बाबू कि इसमें 2 सत्ताएं मौजूद हैं, एक शशि की ओर और दूसरा कवि की। इसलिए सबके मुंह की बात दूसरे के मन की बात को धक्का मारकर ऐसा बेसुरा राग अलापने लगती है। कुछ रुक कर बोले, बहुत से मनुष्यों में इसी प्रकार दूसरी सत्ता छिपी रहती है, उसे सहज ही नहीं पकड़ा जा सकता। इसलिए मनुष्य की बात और उसके काम में सामंजस्य का अभाव देखते ही उसका कठोर निर्णय कर डालने से उसमें अन्याय की संभावना कम नहीं रहती, अधिक रहती है। अपूर्व बाबू, मैंने तुमको पहचान लिया था, लेकिन सुमित्रा नहीं पहचान सकी थी। भारतीय जीवन यात्रा के बीच अगर तुम ऐसा ही कोई चोट खाओ तो अपने इस परलोकगत भाई की बात मत भूल जाना। लेकिन अब मैं जा रहा हूं, मेरी नाव घाट पर बंधी हुई है। भाटे के समय न चल पड़ने पर मैं सवेरे जहाज नहीं पकड़ पाऊंगा। भारती आशंका से व्याकुल हो उठी। इस भयंकर नदी में, इस भीषण तूफानी रात में? उसके व्याकुल कंठ स्वर में सुमित्रा के आत्मसंयम का सुदृढ़ बांध टूट गया। उसने फीके चेहरे से पूछा, क्या तुम सचमुच ही सिंगापुर जा रहे हो? ये काम तुम कभी मत करना डॉक्टर। वहां की पुलिस तुम्हें अच्छी तरह पहचानती है। इस बार उसके हाथ से तुम किसी प्रकार भी। बात समाप्त नहीं हुई थी, तभी उत्तर मिला, पुलिस वाले क्या मुझे यहां नहीं पहचानते सुमित्रा? सुमित्रा चुप हो गई। जिस बात के बाहर निकल पड़ने की व्याकुलता के कारण इतने दिनों से वो सिर धून कर मर रही थी, यही बात उसके मुंह से अंधे आवेश में निकल पड़ी। केवल एक बार डॉक्टर, इसी एक बार के लिए तुम मेरे ऊपर निर्भर होकर देखो कि मैं तुमको सरवाया ले जा सकती हूं या नहीं। इसके सिवा रुपए से क्या नहीं होता, बताओ। डॉक्टर जूते का फीता बांध रहे थे। बांध चुकने पर मुंह उठाकर बोले, रुपए से बहुत काम होते हैं सुमित्रा, उन्हें फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। सभी जान गए कि ये बातचीत व्यर्थ है। उपायहीन वेदना से अपना हृदय भरकर सुमित्रा दूसरी ओर मुंह फेर कर रह गई। भारती बोली, मुझे अतः सागर में बहाकर तुम जा रहे हो भैया। फिर भी बार बार तुम मुझसे कहते थे, केवल मुझ पर ही नहीं, मेरी उम्र की जितनी भी लड़कियां यहाँ हैं उन पर तुम्हारा बड़ा लोभ है। सभी को तुम अत्यंत प्यार करते हो। वो क्या यही प्यार है?
डॉक्टर ने समर्थन करते हुए कहा। सचमुच ही प्यार करता हूं भारती। लड़कियों पर मेरा कितना लोभ है, कितना भरोसा है, ये तुम लोगों को बताने का मुझे कभी अवसर ही नहीं मिला। लेकिन अगर मुझसे वो ना हो सका तो अपने इस भैया की ओर से ये सब उनको बता देना बहन। भारती एकाएक रोने लगी और बोली, ये बताऊंगी कि तुम केवल हम लोगों की बलि देना चाहते हो। डॉक्टर ने पल भर उसके चेहरे की ओर देखकर कहा, अच्छा यही बात कह देना। बांग्लादेश की एक भी लड़की अगर इसका अर्थ समझ जाए तो मैं उसी से धन्य हो जाऊंगा। ये कहकर उन्होंने अपना भारी बक्सा कंधे पर उठा लिया। उनके पीछे पीछे सभी लोग उतर आए। भारती ने अंतिम चेष्टा करके कहा, जिसका देश का आयोजन विफल हो जाता है भैया, विदेश के आयोजन से उनका क्या होता है। जो लोग अंतरंग सुहृद थे वो एक एक करके छोड़कर चले गए, तो क्या तुम एकदम निसंग, एकदम अकेले हो? डॉक्टर ने स्वीकार करके कहा, ठीक यही बात है, लेकिन आरंभ भी तो अकेले ही किया था भारती, और विदेश में। लेकिन भगवान ने इतनी कृपा की कि मनुष्य को अपनी इच्छानुसार छोटी बड़ी दीवारें बनाकर अपनी पृथ्वी को हजारों कारागारों में परिवर्तित कर डालने का कोई उपाय नहीं रखा है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जितनी दूर तक दृष्टि जाती है, विधाता का राजमार्ग एकदम खुला हुआ है। उसको अवरुद्ध कर रखने का षड्यंत्र मनुष्य की पहुंच के बाहर की बात हो गई है। अब तो एक छोर का अग्निकांड दूसरे छोर तक चिंगारियां उड़ा ही ले जाएगा। भारती, वो तांडव देश विदेश की सीमा नहीं मानेगा। लेकिन इधर रुद्र के सच्चे तांडव ने कमरे के बाहर उस समय कैसी भयंकर मूर्ति धारण कर ली थी, अंदर रहकर इसका किसी को ख्याल ही नहीं था। बिजली की चमक, मूसलाधार वर्षा, तूफानी हवा और वज्रपात मानो एकदम प्रबल रूप से आरंभ हो गया था। डॉक्टर ने किवाड़ की चटकनी ज्यों ही खोली, एकाएक वर्षा की तेज बौछार भीतर आ घुसी, जिससे सभी भीग गए। बत्ती बुझ गई, सभी चीजें उलट पलट गईं और पलक झपकते घर और बाहर सब कुछ अंधकार से एकाएक हो गया। डॉक्टर ने पुकारा, सरदार जी। बाहर से आवाज आई, यस डॉक्टर, रेडी। सभी चौंक पड़े। इस असहनीय हवा और मूसलाधार वर्षा को माथे पर रोककर कोई भी मनुष्य इस सूची भेद्य घोर अंधकार में बाहर खड़े रहकर निश्चल निशब्द भाव से पहरे पर तैनात रह सकता है, इस बात की अचानक कोई कल्पना भी नहीं कर सका। डॉक्टर रहस्यपूर्ण स्वर में बोले, तो अब मैं जाता हूं। ये कहकर डॉक्टर ने ज्यों ही बाहर की ओर कदम बढ़ाया, त्यों ही अपूर्व व्यग्र व्याकुल कंठ से बोल उठा, एक दिन मुझे आपसे जो जीवन दान मिला था, ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा डॉक्टर। अंधेरे में उत्तर आया, जीवन दान मिल जाने को ही तुमने बड़ा मान कर देखा अपूर्व बाबू, जिससे वो मिला था उसे तो तुमने याद ही नहीं रखा। अपूर्व ने चिल्लाकर कहा, क्यों? इस जीवन में मैं उसे भी नहीं भूलूंगा, इस ऋण को मैं मरते दम तक। दूर अंधेरे में से उत्तर आया, ऐसा ही हो। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम एक दिन अपने सच्चे प्राणदाता को पहचान सको अपूर्व बाबू। उस दिन ये सव्य साची का ऋण। इस बात का अंतिम अंश सुनाई नहीं पड़ा। अस्फुट ध्वनि हवा के झोंके से आकाश में उड़ गई। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मानो किसी को कुछ होश नहीं रहा। अचेत जड़ मूर्ति की तरह कुछ पल तक निश्चल रहकर भारती सहसा चौंक उठी और तेजी से ऊपर जाने लगी। उसके पीछे पीछे और सब लोग दौड़ते हुए चले गए। उसने खिड़की खोली और जितनी भी दूर तक निगाह जा सकती थी, अंधेरे में अपनी अपलक आंखों से टकटकी लगाए देखती रही। इसी तरह काफी देर बीत गई। सहसा भीषण कड़कड़ाहट के साथ ही शायद कहीं पास से बिजली गिरी और उसकी ही चमचमाती हुई विद्युत शिखा में केवल आकाश और धरातल को उद्भाषित करके एक डॉक्टर के अंतिम दर्शन करा दिए। इस भयानक समय में मकान से बाहर निकलकर इन लोगों की गतिविधि पर नजर रखने का पागलपन शायद किसी भी पुलिस कर्मचारी में नहीं था। फिर भी बड़ी सड़क को छोड़कर मैदान के दक्षिणी छोर से घूमकर दोनों धीरे धीरे चलने लगे। बीच बीच में झाड़ झंखाड़ और कटीले पौधों का बना टेढ़ा मार्ग मिलता गया। इस सूची भेद्य अंधकार में कीचड़ भरे पथहीन पथ से एक पथिक भारी बोझ अपने ऊपर लाद लेने के कारण कुछ झुककर सावधानी से बढ़ता चला जा रहा है और दूसरा अपनी पगड़ी पर वर्षा के प्रचंड वेग को सहता हुआ
यथासंभव अपने सिर को बचाकर उसका अनुसरण कर रहा है। पल भर बाद सब लुप्त था, केवल घोर अंधकार ही शेष रह गया। अचानक एक गहरी सांस लेकर शशि ने कहा, दुर्दिन के मित्र सरदार जी, तुम्हें नमस्कार। उसी समय सहसा अपूर्व ने भी अपने दोनों हाथ उठाकर सरदार को लक्ष्य करके नमस्कार किया। लगा जैसे उसके हृदय का एक बोझ उतर गया हो। भारती उसी प्रकार पत्थर की मूर्ति के समान अंधेरे में ताकती हुई खड़ी रह गई। शशि की बात भी जैसे उसके कानों में नहीं पहुंची, वैसे ही वो ये भी नहीं समझ सकी कि ठीक उसी की तरह एक नारी की आंखों से भी आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही है। और ये उपन्यास यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का ये उपन्यास आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।